तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हीट एक्सचेंजर को हम देख रहे थे, इसको मैं थोड़ा रश कर दिया था क्योंकि लेक्चर खत्म होने वाला था। उसमें रिपीट करते बेसिकली इसमें हमें किस चीज का ध्यान रखना है, इसमें हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो दो फ्लूइड्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो जो मास ऑफ फ्लूइड ए एट इनलेट है वो इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड ए एट आउटलेट। इसी तरह हमने जो फ्लूइड बी है उसके लिए एक सेपरेट इक्वेशन यूज करनी है कि उसका जो मास बी एट इनलेट, मास ऑफ फ्लूइड बी एट इनलेट इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड बी एट आउटलेट। तो हमें ये ज्यादा मल्टीपल इक्वेशंस मिल जाती हैं सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली एनर्जी बैलेंस को भी, जो कि हमने अगर हमारा कंट्रोल वॉल्यूम ये है तो उसमें तो दो इनलेट्स हैं, दो आउटलेट्स हैं और ओवरऑल एनर्जी बैलेंस हम लगाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, हीट, काइनेटिक एनर्जी सबको अगर हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली मेरे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो रह जाएगी कि जितनी भी एनर्जी इन हो रही है इज इक्वल टू एनर्जी आउट रेट्स की फॉर्म। एनर्जी इन में मेरे पास दो टर्म्स कौन सी होंगी, सिंपली इसकी इंथैल्पी फ्लूइड बी की और फ्लूइड ए की इंथैल्पी, और आउटलेट पे क्या होगी, फ्लूइड ए और बी की इंथैल्पी अगेन। सही है, ये बेस्ड ऑफ इंथैल्पीज है सिर्फ, प्रीटी सिंपल। अगर मेरा कंट्रोल वॉल्यूम इस सरफेस के बजाय सिर्फ ये सरफेस होगी, पाइप होगा, तो अब आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी बैलेंस है उसमें हीट इंटरेक्शन भी है। आउटसाइड से इन हमारे सिस्टम में, सराउंडिंग से हमारे सिस्टम में हीट एंटर हो रही है और उसमें जो एनर्जी बैलेंस सिंपली क्या होगा, जो भी फ्लूइड ए की इंथैल्पी है इनलेट पे प्लस जितनी भी हीट एंटर हो रही है इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फ्लूइड ए एट आउटलेट। अभी हम ये सारे सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद ऑलमोस्ट हर सिस्टम से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसका मकसद सिर्फ ये आपको बताना है कि हम जो इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं हम किस बेसिस पे कर रहे होते हैं, और एग्जाम और क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है आपने वो इन्फॉर्मेशन यूज करनी ही करनी है। अगर मैं इसके केस में आपको लेट्स से ये केस है, पर मैं आपको एक इधर से भी हीट लॉस शो कर देता हूं कि इसकी इंसुलेशन परफेक्ट नहीं है, हीट एक्सचेंजर की शेल से भी हीट लॉस हो रहा है, तो आपने उसको कंसिडर करना है। हाँ, अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है तब आप अपनी एजम्पशन स्टेट करेंगे कि मुझे हीट लॉस भी कोई नहीं प्रोवाइडेड, और इन जनरल हीट एक्सचेंजर को हम इंसुलेट कंसिडर कर लेते हैं तो मैं इसको इंसुलेट कंसिडर कर रहा हूँ, इंसुलेटेड। बट अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है तो यू हैव टू यूज दैट इंफॉर्मेशन। पाइप फ्लो की बात करें तो अगेन हमारे पास जनरली स्टेडी फ्लोज होते हैं और हीट ट्रांसफर इन पाइप इज समटाइम डिजायरेबल विच इज वेरी रेयर। इन जनरल जो पाइपिंग सिस्टम होता है उसको हम हीट नहीं कर रहे होते, उसमें से हीटेड पाइप जा रहा होता है तो हम उसको इंसुलेट कर देते हैं। इन जनरल हम पाइप को कुछ भी नहीं करते। जब हमें इंसुलेशन करनी होती है तो हमारे पास दो मेथड्स है। एक इंसुलेशन का मेथड तो ये है उस पर मैं कोई इंसुलेशन मटेरियल लगा दूं। दूसरा इंसुलेशन का क्या मेथड है पाइप का, एनीवन? सर उसमें एयर वैक्यूम उसके आसपास अगर हो तो। बिल्कुल, ये भी ठीक है बट काफी मुश्किल है ये करना, बट यस दैट इज एन अप्रोच एज वेल, क्योंकि उसकी बेसिस पे हमारा हीट ट्रांसफर बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप
एक और चीज देखिए, लेट्स से अब वो डिपेंड करता है हमें किस तरह की इंसुलेशन चाहिए, किस तरह का हमारा सिनेरियो है। दीवार के अंदर या अंडरग्राउंड भी पाइप को कर देना इंसुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब अगेन वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ओवरऑल जो पाइप के अंदर टेम्परेचर है वो क्या है। लेकिन एक हमारे पास ये मेथडोलॉजी भी है कि हम पाइप को अंडरग्राउंड कर देते हैं। अगेन इसमें भी किसी तरह का वर्क हो रहा है, कोई अंदर इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू आप हीटिंग कर रहे हैं, कोई पंप लगा हुआ है पाइप में, जो पाइप के अंदर एग्जैक्टली नहीं होता लेकिन लेट्स से विद इन द पाइप लगा हुआ है, तो उसके वर्क को भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस तरह का अगर कोई सिनेरियो है, जो कि अगेन ये दोनों सिनेरियो बहुत ज्यादा रेयर है। The velocity in pipe and duct flow are relatively low. उनको भी रिलेट कर देते हैं। Kinetic energy may be significant, however, for gas flow in ducts with variable cross-section area, especially when the compressibility effects are significant. अगर आपके पास पाइप का डाया छोटा होता जा रहा है तो फ्लूइड एक्सेलरेट करता है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और गैस में और ये इफेक्ट प्रोमिनेंट होता है, तो उस केसेस में आप इस तरह का काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट नहीं कर सकते। Delta P may also be significant when the flow undergoes a considerable elevation change as it flows in a pipe product. पाइप में हम ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं कि अगेन जिस तरह हमारे पास जो टैंक होता है, वाटर टैंक होता है घर का, वो छत पे होता है, तो पाइप ने जब बिल्कुल ग्राउंड से छत पे जाना है तो इट इज रीजनेबल हाइट जिसको हम कंसिडर करेंगे। ये एक ऐसा पोटेंशियल एनर्जी चेंज है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये सारी डिवाइसेस हमारे पास थी स्टेडी फ्लो डिवाइसेस। यही सारी डिवाइसेस ड्यूरिंग स्टार्टअप या ड्यूरिंग शटडाउन एज अनस्टेडी डिवाइस एक्ट करती है। या कुछ और भी हमारे पास केसेस है जिसमें फ्लो इज अनस्टेडी, विच मींस फ्लो इज चेंजिंग विद टाइम। हमारे पास वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये चीजें जो हैं विद टाइम चेंज हो रही हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन से डील करता है? Many processes of interest involve change within the control volume time. खैर हो, किसने स्पेशल खांसी करने के लिए माइक ऑन किया था? खैर, such processes are called unsteady flow or transient flow processes. Transient is again a term used for unsteady processes which change with time. Shutting down of turbine compressor etc. examples इनकी ये है। ओवरऑल फ्लो बिहेवियर्स, ओवरऑल एनर्जी एक्सचेंज के लिए हम ट्रांजिएंट जो हैं स्टेजेस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में ना एक्चुअली दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब टरबाइन स्टार्ट हो रहा है या जब कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है तो उसके मैस फ्लो रेट्स और उसके एनर्जी जो है चेंजेस वो किस तरह है। Such processes are more important with respect to solid mechanics. कि जब ट्रांजिएंट है, जब मैस फ्लो रेट चेंज हो रहा है, एनर्जी हीट वगैरह चेंज हो रही है, तो बॉडी पे जो उसका स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं ना वो काफी डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से फटीग फेलियर हो सकता है। या कि आप जाके सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे फटीग क्या होती है। तो जो वेरिंग आपके पास जो हीट लोड है या फोर्स बेस्ड लोड है वो विद टाइम जो वेरी कर रहा है ना, वो सॉलिड मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स के रिस्पेक्ट से वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो ट्रांजिएंट स्टेजेस इन टरबाइन कंप्रेसर्स है। However, charging of rigid vessels from supply lines, ये है कि आपके पास एक टैंक है, वो खाली है, वो भर रहा है, दैट इज एन अनस्टेडी प्रॉब्लम जो कि हमने पीछे देखी हुई है। तो इस तरह के हमारे पास होते हैं कुछ इक्विपमेंट जिसमें इस तरह के एनालिसिस करने पड़ते हैं। अगेन, डिस्चार्जिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम अ प्रेशराइज्ड वेसल, इन्फ्लेटिंग ऑफ टायर्स और बलून्स, ये आपके पास एक अनस्टेडी प्रॉब्लम है कि आपका कंट्रोल वॉल्यूम में विद टाइम जो क्वांटिटीज हैं, वेदर इट इज प्रेशर, मैस,
इट्स कंट्रोल वॉल्यूम का अपना जो वॉल्यूम है वो, ये सारी चीजें विद टाइम चेंज हो रही है। कुकिंग विद एन ऑर्डिनरी प्रेशर कुकर, उसमें भी एक ट्रांजिएंट फेज आता है जब इनिशियली आपका प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और आपका वेट वो जब हिलता है और इनिशियली स्टीम रिलीज होना स्टार्ट होती है तो एक ट्रांजिएंट फेज आता है और उसके बाद आपके पास एक स्टेडी फ्लो डेवलप हो जाता है। During unsteady flow, processes start and end over some finite time period instead of continuing indefinitely. इसलिए हम इसमें फ्लो रेट्स के बजाय एक्चुअल ओवरऑल चेंजेस को कंसिडर करते हैं। यहां पे हमने मैस फ्लो रेट के बजाय, क्योंकि हमें डेल्टा टी पता है जिसमें वो ट्रांजिएंट फिनोमिना है, हम उस ट्रांजिएंट फिनोमिना पूरे को स्टडी कर लेते हैं थ्रू दिस। अगर मैं इसको फ्लो रेट की टर्म्स में लिखूंगा तो अगेन क्योंकि वो ट्रांजिएंट है तो वो फ्लो रेट्स विद टाइम चेंज हो रहे हैं। तो 1 सेकेंड बाद जो फ्लो रेट है और जो 3 सेकेंड बाद जो फ्लो रेट है वो डिफरेंट है। तो मैं ये इक्वेशन ओवरऑल में हर सेकंड के लिए मुझे ना ये सॉल्व करनी पड़े, इसलिए लेट से मेरा 10 सेकंड का ट्रांजिएंट पीरियड था तो मैं 10 सेकंड के लिए ओवरऑल मैस जो है उसको कंसिडर कर लूंगा फ्लो रेट के बजाय। ये क्लियर है सबको? जनरली हम ट्रांजिएंट बिहेवियर में ओवरऑल चीज देख रहे होते हैं। सो हमारे पास क्या था, मैस इन माइनस मैस आउट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मैस इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। तो आप ये नोटेशन याद कर लें कि जो आई है वो क्या है, इनलेट, ई इज एग्जिट, 1 2 क्या है, ये सिस्टम की विद टाइम स्टेट्स है कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। ठीक है, ये साइड एनर्जी सॉरी मैस इन और आउट से डील कर रही है, इसलिए ये इनलेट और आउटलेट से डील कर रही है। जो ये साइड है ये कि जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसका मैस विद टाइम किस तरह चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट्स है। सेम इज फॉर एनर्जी एज वेल। अगर स्टेडी होता ये इक्वेशन क्या बन जाती स्टेडी स्टेट के केस में? 0 हो जाती लेफ्ट साइड। हाँ दोनों, मतलब वैसे राइट साइड 0 हो रही है क्योंकि हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। उसकी बेसिस पे फिर जाहिर बात है कि इसका जो डिफरेंस है वो भी 0 हो जाएगा। पर एक्चुअल जो 0 एंटर और एग्जिट सेम है तो वो, हाँ, और एंटर एग्जिट इसलिए सेम है कि एक्चुअली जो चीज डिक्टेट कर रही है ना वो ये कर रही है कि क्योंकि स्टेडी सिस्टम है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है और ये 0 हो रही है, इसकी बेसिस पे ये सेम है, नॉट द अदर वे अराउंड कि ये दोनों सेम है इसलिए ये सेम है। या खैर आप जिस तरह इंटरप्रेट करें मेरे ख्याल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एनर्जी को भी हम इनलेट माइनस एग्जिट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट। इसमें हम क्या रियलाइजेशन कर लेते हैं, द फ्लूइड फ्लो एट एनी इनलेट और एग्जिट इज यूनिफॉर्म एंड स्टेडी। ठीक है, जो कंट्रोल वॉल्यूम है, लेट से अगेन आपके जो घर के ऊपर पानी वाली एक आपके पास पानी वाला टैंक है, ठीक है, अब उसमें जब पानी एंटर होता जा रहा है तो इट्स ओवरऑल हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो एक अनस्टेडी फिनोमिना शो कर रहा है कि उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है, पर जो उसका इनलेट है, ये आपके पास वाटर टैंक है, पर जो उसका इनलेट है उसमें जो पानी आ रहा है उसको मैं यूनिफॉर्म एंड स्टेडी अज्यूम कर रहा हूं। स्टेडी का क्या मतलब है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो सेम है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे हमने एक एवरेज वेलोसिटी ली। और स्टेडी का क्या मतलब है कि विद टाइम जो ये वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रह रही है। तो आप भी देख सकते हैं कि ये assumption गलत नहीं है खास, ठीक है। तो इवन दो हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है
उसके अंदर अनस्टेडी फिनोमिना है, उसके जो इनलेट्स और आउटलेट्स हैं उसमें मैं यूनिफॉर्म एंड स्टेडी प्रॉपर्टीज कंसिडर कर सकता हूं जनरली। क्लियर है सबको? I'll take it as yes. ठीक है, ये एक्सप्लेन किया मैंने। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है जिस तरह असल होती है तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक एवरेज वो कंसीडर कर लेते हैं वेलोसिटी। अगेन कुछ प्रोसेस इनहेरेंटली स्टेडी हैं, कुछ प्रोसेस इनहेरेंटली अनस्टेडी हैं, कुछ प्रोसेस है उनमें दोनों पार्ट्स हैं। तो इट डिपेंड्स हमारे हम किस क्या एक्यूरेसी चाहिए कि हम उसको स्टेडी कंसिडर करें या अनस्टेडी करें। जिस तरह अगेन फैन है या इवन टर्बाइन है, वो अगर आप देखें ना फंडामेंटली इट इज अनस्टेडी। अगर आपके पास मिली सेकेंड्स में आप चले जाएं या मे बी माइक्रो सेकेंड में चले जाएं, लेकिन हम जो उसकी एप्लीकेशन है उसमें मिली और माइक्रो सेकेंड में देखने की जरूरत है ही नहीं। हम इवन मिनट्स में भी उसे नहीं देखते, हम इसे देखते हैं ओवरऑल 10 मिनट में या आधे घंटे में उसकी क्या परफॉर्मेंस चेंज हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो ठीक रह रही है तो ठीक है, सही। तो इस बेसिस पे हमारे पास डिवाइसेस को हम स्टेडी करार दे देते हैं या अनस्टेडी करार दे देते हैं कि एप्लीकेशन क्या है और हमें किस तरह के रिजल्ट्स चाहिए। अगेन हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं, हम इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। रियलिटी मैथ्स रियलिटी को एग्जैक्टली कैप्चर नहीं करती। मैथ्स इज अ लैंग्वेज devised by humans to understand the reality, to replicate the reality. न्यूटन ने एक इक्वेशन दी रियलिटी की बेसिस पे, वो हमें ठीक लगी, हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। आइंस्टाइन ने बताया कुछ सिनेरियोज में न्यूटन की इक्वेशन फेल हो जाती है तो उसने उससे बेहतर इक्वेशन दी। ठीक है, तो हम रियलिटी को मॉडल करने की कोशिश करते हैं और हमेशा कोई ना कोई एजम्पशन होती है। तो वो जो एजम्पशंस हैं उन पे बेसिकली है कि हमें रिजल्ट्स कितने ठीक मिलेंगे, कि वो एजम्पशंस कितनी हम सही ले रहे हैं, वो एजम्पशंस कितनी वैलिड है। एनर्जी बैलेंस फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो सिस्टम। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी बैलेंस को लिखूं तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाती है, एनर्जी इन जिसके 3 तरीके हैं, हीट, वर्क एंड मैस के साथ जो एनर्जी फ्लो करती है। सिमिलरली एनर्जी आउट के भी 3 तरीके हैं, हीट, वर्क एंड मैस। एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद टाइम। अब क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है, हम जो फ्लो वर्क कंसिडर कर रहे होते हैं वो हम सिर्फ इनलेट और आउटलेट पे कर रहे हैं। मेरा अगर ये सिस्टम है तो इसमें जब फ्लूइड ने एंटर होना है तो यहां पे मैं फ्लो वर्क कंसिडर करूंगा, और जब फ्लूइड ने आउट होना है तब फ्लो वर्क कंसिडर करूंगा। विद इन द सिस्टम मेरे पास कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूं कि मैं फ्लो वर्क को कंसिडर करूं। इसलिए यहां पे इंथैल्पी के बजाय हमने एक्चुअली वो शायद हाँ यहां पे मैंने इंथैल्पी के बजाय इंटरनल एनर्जी लिखी है, क्योंकि विद इन माई सिस्टम देयर आर नो बाउंड्रीज जिस पे मैं ये कंसिडर करूं कि फ्लो वर्क हो रहा है। तो इसलिए रिमेंबर दिस इज थीटा, दिस इज ई, दिस इंक्लूड्स एंथैल्पी, दिस इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी। जब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास 0 हो जाए, और ये केस बहुत कॉमन है इसलिए आप देखें ये assumption बहुत कॉमनली ले रहे हैं। तो ओवरऑल ये 2 टर्म्स को मैं लिख सकता हूं जिस तरह हमने पहले भी किया था, क्यू इन माइनस क्यू आउट को मैं क्यू नेट इन लिख देता हूं, और वर्क आउट माइनस वर्क इन को मैं वर्क नेट आउट लिख देता हूं, इज इक्वल टू ये दोनों टर्म्स जो हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमने निकाल दिया तो सिर्फ एंथैल्पी रह गई। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू
इंथैल्पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने इग्नोर कर दिया, तो सिर्फ इंथैल्पी रहेगी। तो इन दोनों टर्म्स को मैं साइड पे ले गया, और अगेन ई में भी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को मैंने निग्लेक्ट कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ इंटरनल एनर्जी रह गई। अगेन मैं अगर इनलेट और आउटलेट उसके बंद कर दूं, तो मेरे पास क्लोज सिस्टम के लिए जो एक अनस्टेडी के लिए इक्वेशन बनती है वो आ जाती है, विच इज दिस। ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें दो वैल्व्स हैं। अगर मैं इन दोनों वैल्व्स को बंद कर दूं, तो मेरे पास क्लोज सिस्टम बन गया, और उसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है। अब हमने सब चीजें पढ़ ली हैं, ये चैप्टर की थ्योरी पूरी हो गई है। इस बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या देखा है कि जो कंट्रोल वॉल्यूम है, एक ऐसा हमारे पास सिस्टम है जिसमें मैस एंटर एग्जिट कर सकता है। उसके लिए मैस इक्वेशन क्या है, उसके लिए एनर्जी इक्वेशन क्या है, ओवरऑल इक्वेशन जो है वो एक इंटेग्रल बेस्ड इक्वेशंस है, जिसमें हर पॉइंट पे भी वैल्यू चेंज हो सकती है, विद टाइम भी चेंज हो सकती है। बेस्ड ऑन आवर एक्चुअल सिस्टम हमने इन सारी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया है। यूनिफॉर्म एजम्पशन लिए इनलेट आउटलेट पे, जिसकी वजह से हमारे जो इंटेग्रल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर हम स्टेडी एजम्पशन लेते रहे, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में जो चेंज है विद टाइम वो जीरो हो जाता है। तो इस तरह हम अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते रहते हैं। जो जनरलाइज इक्वेशन बनाई थी ना हमने ओवरऑल, वो काफी हद तक रियलिटी के हिसाब से थी, उसमें assumptions बहुत कम थी, बट उसको सॉल्व करना भी उतना ही मुश्किल है। उसके लिए मुझे उतना ही डाटा, उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं उसे प्रोसेस कर सकूं। तो डिफरेंट सिस्टम के लिए हमने फिर उसको मजीद सिंप्लीफाई किया है, ताकि उसको हमें सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो। अब जो फाइव एग्जाम्पल है वो है नोजल पे। हमारे पास नोजल के अंदर स्टीम है, हमें मास फ्लो रेट गिवन है, और इनलेट और आउटलेट पे कंडीशंस गिवन है। सही, आप पढ़ सकते हैं। इसमें अब हमने वैसे क्या ज्यूम किया था कि नोजल में से फ्लूइड इतनी तेजी से पास करता है कि वो हीट लॉस करने का उसे टाइम नहीं मिलता। अब इसने यहां पे हमें हीट लॉस बताया हुआ है, स्पेसिफिक हीट लॉस BTU पर पाउंड मैस, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। अब हम इसे निगलेक्ट नहीं करेंगे। अगेन PSI और फ़ारेनहाइट में है ये, तो देखते हैं कि स्टीम टेबल हुआ तो एक दफा ये वाला टेबल भी देख लेते हैं, वरना पेपर वगैरह के लिए आपको SI यूनिट्स ही मिलेंगी। ठीक है, assumption आपके पास है, दिस इज अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस since there are no change with time at any point, and thus mass and energy change inside the control volume with time is zero. There are no work interaction, कोई work नहीं है, and potential energy change is zero. बेसिकली सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये इक्वेशन बाद हमने क्या क्या फाइंड करना, सॉरी, वेलोसिटी एंड एग्जिट टेम्परेचर। ठीक है, वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, mass flow rate which is m dot, किस तरह ले सकता हूं मैं m dot ही लिख देते हैं, is equal to density multiplied by velocity multiplied by area। इनलेट पे करते हैं, ठीक है। m dot मुझे गिवन है, एरिया भी मुझे गिवन है, वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है, डेंसिटी मुझे गिवन नहीं है। स्टीम है, वाटर नहीं है। वाटर होता तो वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, वो हम यूज कर लेते हैं, पर स्टीम के लिए हमें पहले डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेंसिटी हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं जी शाहजेब? वॉल्यूम। मैस और शाहजेब क्वेश्चन नो, ठीक, बिल्कुल। डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम।
हम उस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हम वॉल्यूम इटसेल्फ फाइंड नहीं कर सकते। हम क्या फाइंड कर सकते हैं आराम से, हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा आराम से फाइंड कर सकते हैं। एंड डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम हम सिंपल स्टीम टेबल से पढ़ सकते हैं। टेबल A6E, लेट मी चेक, अगर मेरे पास ये टेबल है तो एक दफा हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 250 पास्कल्स और टेम्परेचर कितना गिवन है, 700 फ़ारेनहाइट। पास्कल्स कह रहा हूं, सॉरी, पाउंड पर स्क्वायर इंच। एब्सोल्यूट, अच्छा, A इज एब्सोल्यूट। सो लेट्स सी A6E टेबल क्या हमारे पास है। A6 तो आ गया, नहीं है हमारे पास A6E, तो इसलिए इसमें हम वैल्यूज एग्जैक्टली टेबल से नहीं पढ़ पाएंगे, बट इट इज प्रीटी सिंपल। उसने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो स्टीम है। मोस्ट प्रोबेबली ये सुपर हीटेड स्टीम होगी। उसमें आप क्या देखेंगे, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे आप देख लेंगे कि आपके पास जो, सॉरी, इस प्रेशर पे आप देख लेंगे जो टेम्परेचर है वो क्या है। अगर वो 700 फ़ारेनहाइट से कम है, इसका मतलब आपके पास सुपर हीटेड स्टीम है। आप सुपर हीटेड में चले जाएंगे और आप स्पेसिफिक वॉल्यूम और एंथैल्पी की वैल्यू नोट कर लेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने यहां पे यूज करना है टू फाइंड द वेलोसिटी, और जो इंटरनल एनर्जी है वो हमने आगे यूज करनी है टू फाइंड, कम ऑन, एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रीम। एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करने के लिए हम एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, और उसके थ्रू अब नोजल में हम देखेंगे एंथैल्पी यूज होती है या इंटरनल एनर्जी यूज होती है। जो भी यूज होता है ना, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी अगर हमें पता चल गई ना एग्जिट पे, तो टेबल से हम उसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देख सकते हैं। तो नोजल की जो अब इक्वेशन है वो हम देखें तो हमारी इक्वेशन ये बनती है। ओवरऑल हमने क्या क्या निगलेक्ट किया हुआ है, वर्क निगलेक्ट किया हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगलेक्ट किया हुआ है। नोजल में हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निगलेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो काफी ज्यादा होता है, नोजल स्पीड को काफी चेंज करता है। एक चीज, और दूसरी चीज ये है कि हमें वेलोसिटीज गिवन भी है। सही है, इनलेट पे भी आपको वेलोसिटी गिवन है, आउटलेट पे भी गिवन है। इस इक्वेशन में और जो हमने पीछे खुद इक्वेशंस देखी थी पहले नोजल की, उनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, इस और उस इक्वेशन में? हीट आउट इसमें इंक्लूडेड नहीं थी जब हाँ, हमने पीछे कैलकुलेट की हाँ, थी। इसमें हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया है। ये हमारे पास ओवर इक्वेशन थी। अब हम स्पेसिफिक टर्म्स में चले जाते हैं, क्योंकि हमें ये जो हीट है ये स्पेसिफिक गिवन है। तो मैथ्स फ्लो रेट से अगर हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। H1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू प्लग इन कर दी, Q आउट की वैल्यू प्लग इन कर दी, वेलोसिटी डिफरेंस, इनलेट पे वेलोसिटी पता है, आउटलेट पे पता है, वो प्लग इन कर दी। ये उसने कुछ कन्वर्जन्स किए, बट अगेन ये आपको रिक्वायर्ड नहीं होंगी क्योंकि हम SI यूनिट्स में होंगे। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आ गया वो ये आ गया। H1 is 1371, H2 is 1354। तो Q आउट कितना था हमारे पास, 1.2। इनमें से 1.2 निकालो तो रफली कितना बन जाएगा, 1370। तो ये टर्म कितनी है, 16 के इक्वल है ये टर्म रफली, ऐसे ही है। यस सर। दिस माइनस 1.2 माइनस 16 इज इक्वल टू दिस। अब आप खुद देख लें, नोजल के केस में जो हीट लॉस है वो 1 है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 16, और जो इंथैल्पी है
वो किस ऑर्डर में हमारे पास है, वो 13,000, वो सॉरी 1371, 1354। तो आप देख सकते हैं जो ये चेंज इन है हमारे पास, हीट जो लूज कर रहे हैं वो कुछ खास फर्क नहीं डाल रहा। ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी चेंज है फिर भी कुछ हद तक है। तो मेनली हमारे पास एंथैल्पी और काइनेटिक एनर्जी आपस में चेंज हो रही है। हीट लॉस हमने इंक्लूड किया क्योंकि हमें बताया गया था, बट स्टिल उसकी वैल्यू बहुत कम है हीट लॉस की। सही। यस सर। अब हमारे पास एंथैल्पी आ गया है, आ गई है एंथैल्पी। प्रेशर भी हमें पता है। तो अगर मैं आपको वैसे स्टीम टेबल दिखाऊं, क्लियर ऑल, ठीक है। आप देखें अगर मेरे पास अगेन दो मुझे अगर प्रॉपर्टीज पता है तो मैं सिस्टम की स्टेट फाइंड कर सकता हूं। मेरे पास वो पीएसआई वाला टेबल नहीं है, लेकिन लेट्स से मेरे पास ये इंथैल्पी है 2617 और मेरे पास प्रेशर 25 है। तो उसकी बेसिस मैं देख सकता हूं कि ये, स्टीम टेबल शो नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्क्रीन नहीं शेयर हुई भी। आप श्योर है? यस सर। अब मेरे पास लेट्स से अगर प्रेशर है 15 किलो पास्कल, इसकी और एंथैल्पी की बेस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं ओवरऑल कहां लाइक कर रहा हूं। अब जो मैंने एंथैल्पी कैलकुलेट, अभी मेरे पास एंथैल्पी और प्रेशर है, तो मैं प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंगली देख लेता हूं जो मुझे एंथैल्पी कैलकुलेट मैंने की है। अगर वो HF से भी कम है तो मेरे पास कंप्रेस्ड लिक्विड है। अगर वो HF और HG के दरमियान है तो मेरे पास सैचुरेटेड लिक्विड है। और अगर वो HG से भी ज्यादा है तो वो सुपर हीटेड वेपर है। तो इसकी बेसिस पे मैं पहले वो पॉइंट डिसाइड कर लूंगा और उसकी बेसिस पे मैं एंथैल्पी के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देख लूंगा। तो इन दिस वे आई कैन सॉल्व दिस। ठीक है, अगली जो एग्जांपल है वो SI यूनिट्स में, उसमें हम प्रॉपर स्टीम टेबल देख के वैल्यूज रिड्यूस करेंगे। फर्दर मोर आप इस नोजल में देख सकते हैं कि आपके पास इनलेट टेम्परेचर क्या है, 700 फ़ारेनहाइट। आपके पास आउटलेट पे टेम्परेचर कितना है, 662 फ़ारेनहाइट। तो आपके पास 38 डिग्री टेम्परेचर लूज हुआ है। ठीक है, दिस ड्रॉप इन टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इंटरनल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। The heat loss is too small to cause any significant effect. सही। बेसिकली इंटरनल एनर्जी ने अपनी एनर्जी लूज की है ताकि वो फ्लूइड को स्पीड अप कर सके। अगर ये वाटर होता तो फिर क्या होता, अगर मैं वाटर को नोजल से गुजारूंगा तो वाटर की स्पीड ज्यादा होगी। यस सर होगी। सर ऑब्वियसली। उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। नो सर, क्योंकि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहता है, तो चेंज नहीं होता, टेम्परेचर भी सेम रहेगा। तो वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो किसकी बेसिस पे हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज मीन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो प्रेशर, हाँ जी एग्जैक्टली। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के बेसिस पे। नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी उसे मिल रही है, तो वो कोई एनर्जी लूज कर रहा है। एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो वो कौन सी एनर्जी लूज कर रहा है? सर मॉलिक्यूल के दरमियान फ्रिक्शन होगी, उसकी वजह से थर्मल एनर्जी लूज होगी। चलो, टेंशन में जो अभी अगर आप हम देखें ना, हम फ्रिक्शन को एज सच कंसिडर नहीं कर रहे। अगर आप देखें वो फ्रिक्शन अगर होगी ना तो इस हीट लॉस के अलावा एक और लॉस भी आता है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। लेट्स से इस लॉस को मैं जीरो कर देता हूं। मेनली जो है आपने जिस
पाइप में आपने वैसे भी बर्नूली को के थ्रू भी पढ़ा होगा कि उसमें जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। तो लिक्विड के केस में प्रेशर और वेलोसिटी सिर्फ आपस में प्ले करते हैं, क्योंकि वो कंप्रेस सॉरी वो हाँ उस तरह वो कंप्रेस नहीं हो सकता, उस तरह उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो पाती, टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता। स्टीम के केस में वो एक गैस है, उसमें हीट भी है, तो वो फर्दर मोर इंटरनल एनर्जी को भी इन्वॉल्व कर लेती है स्टीम, और इसकी इंटरनल एनर्जी कम होके भी वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, 3 मिनट रह गए, इस एग्जांपल पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर लेक्चर रिलेटेड तो ऐसा नहीं है, बट क्विज़ेस का आप कह रहे थे ग्रुप में, तो उसका काइंडली आप। यार अगेन आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, और जब वो मैं फाइनल कुछ उसके बारे में डिसाइड करता हूं तो आपको एक दिन लाजमी पहले मैं बता दूंगा कि आपका इस चैप्टर से क्विज है कल। ओके सर। अलबत्ता मैं भी देखूंगा, आपको असाइनमेंट में एक दूंगा, फर्स्ट असाइनमेंट आप लोगों की गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। नो सर, चलें आज का लेक्चर फिर इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ मजीद स्लाइड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सर एक मिनट चैट सर, चैप्टर 3 का 43rd न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा। ठीक है यार, इसको देख लेता हूं मैं और फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। एनी अदर क्वेश्चन फॉर नाउ? जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स देता हूं, हाँ असरार बिल्कुल न्यूमेरिकल्स भी करने, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देता हूं हर चैप्टर की। तो वो आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि जो एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आएंगे या क्विज में न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप सॉल्व कर सकें। सर एग्जाम में सिर्फ दूसरे आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे? या दोनों होंगे, रफली 50-50 और 60-40, 60% न्यूमेरिकल 40% थ्योरी, पर 40% थ्योरी होगी लाजमी। सर वो जो आपने उस पे गूगल ड्राइव पे आपने मेरे हाथ से एक भेजा था, कोई डॉक्यूमेंट था जिसमें न्यूमेरिकल्स के बारे में लिखा हुआ था, कौन कौन से करने हैं? हाँ सर प्रैक्टिस सिर्फ वही क्वेश्चन, करें? वो प्रैक्टिस है, जाहिर बात है मैं एग्जैक्टली वो न्यूमेरिकल तो आपको उठा के नहीं दूंगा, बट अगर आप कांसेप्ट वो, तो वही होगा ना सर? हाँ अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर होपफुली आपको जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आप सॉल्व कर सकेंगे, उसी लाइंस पे होंगे न्यूमेरिकल्स जो आपको दिए जाएंगे। वो फॉर्मूलाज वगैरह तो वही होंगे सारे? हाँ यस, ठीक हो गया सर। ठीक है, चलो यार क्लास इज अबाउट टू एंड, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।